रिच डैड पुअर डैड, ये जो बुक है बेहतरीन बुक है फाइनेंस के ऊपर। और उस बुक में आप अगर आपने ये बुक पढ़ा है तो आपको ये समझाया गया है इस बुक में कि हम जो काम करते हैं, हम काम करके पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसों को भी काम पे लगाना चाहिए और पैसों से और पैसा कमाना चाहिए। दोस्तों, हम तो ऐसा कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास 40 से 50 लाख का पोर्टफोलियो है, इमेजिन करो कि वो 40-50 लाख का पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है आपका। आपने आपका पैसा पोर्टफोलियो में डाला है, स्टॉक्स में डाला है और वो परफॉर्म कर रहे हैं, यानी आपने पैसों को काम पे लगाया है। लेकिन अगर उसी पैसों को हम और थोड़ा काम दे दें, यानी स्टॉक्स तो अप्रिशिएट हो ही रहे हैं, लेकिन हर महीना वो जो एप्रिसिएशन है उसको छोड़ के 2.5 से 3% अगर आपको एक्स्ट्रा मिले तो कैसा लगेगा आपको? जैसे हर महीने डिविडेंड आ रहा है, यानी वो जो स्टॉक एप्रिशिएट हो रहे हैं उसके ऊपर कंपनी जो डिविडेंड दे रही है उसके अलावा 2.5 से 3% पर मंथ अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा इनकम मिल जाता है तो कैसा लगेगा? बहुत बेहतरीन आइडिया है हमारे पास। अगर आपको इस आइडिया के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारा जो इन्वेस्टर हेल्पलाइन नंबर है, उस नंबर पे जो नीचे अभी फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हो। दोस्तों, मेरा नाम है आशीष केलकर और मैं kiranjadhav.com के वीकली वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पिछले हफ्ते का जो वीकली वीडियो था दोस्तों, उसमें मैंने आपने जो स्टॉक्स मुझे पूछे थे उसके ऊपर मैंने मेरा व्यू दिया था। 3 स्टॉक के ऊपर हमने चर्चा की थी और उसमें से एक स्टॉक जो इन्फोसिस, मैंने एक लेवल दिया था 1370 रुपए का। क्या उसके ऊपर जैसे निकलेगा बेहतरीन परफॉर्म करेगा, ये मैंने कहा था और क्या परफॉर्मेंस देखने को मिला। करीब करीब 5% का मुनाफा एक हफ्ते में आपको इन्फोसिस में आता हुआ दिखाई दिया। बहुत अच्छा लगा कि हम किरण जाधव एसोसिएट्स आपको हेल्प कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, सही गाइडेंस देने की हम कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से पिछले हफ्ते के वीकली वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ऐसी कौन सी टर्मिनोलॉजीज है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, क्योंकि हम हमारे इंस्टा रील्स जो है, हमारे शॉर्ट यूट्यूब वीडियोस जो है उसमें अलग अलग एजुकेशनल वीडियोस डालते हैं। तो क्यों ना आपको एक साइड में गाइड करते रहे कि कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स लेवल्स है इंडेक्स के ऊपर, अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर, उसके साथ साथ आपको कुछ सिखाने की भी कोशिश करें। तो आपने मुझे बहुत सारे करीब करीब 55 टर्मिनोलॉजीज के बारे में मुझे सवाल पूछे गए थे, तो रैंडमली मैंने और एक टर्मिनोलॉजी सिलेक्ट की है जिसका इस वीकली वीडियो में मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीकली वीडियो का निफ्टी के साथ। दोस्तों, अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखूं, पिछले ये जो रैली चालू हुआ, याद है आपको? अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, जिन्होंने हमारा टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप किया है उनको पता है कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न क्या होता है। उसके पहले 3-4 महीने हमने कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं दिए थे, कुछ फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के, खरीदारी करने के सजेशंस भी नहीं दिए थे। लोगों को ऐसा लग रहा था क्या यार कुछ रिकमेंडेशंस नहीं आ रहे, लेकिन निफ्टी में हमने 17,950 के लेवल पे आपको निफ्टी बाय करने के लिए बोला था। पिछले 3-3.5 महीने का जो पेशेंस जिन लोगों ने रखा और मार्केट आउटलुक डेली पढ़ के जिन्होंने 18,950 के आसपास खरीदारी की, हमारे मार्केट आउटलुक डेली पढ़ने के बाद 1500 पॉइंट्स निफ्टी पे आप कमा रहे हो अभी। यानी जिन लोगों ने ये मिस किया, वो रैली मिस हो गई, ये एक फीलिंग उनको आ रहा होगा। लेकिन जिन लोगों ने ये ट्रेड इनिशिएट किया, रोज हम उनको मार्केट आउटलुक डेली में गाइड कर रहे हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपने देखा है मार्केट आउटलुक डेली, एक बार जरा मार्केट आउटलुक डेली में आपको दिखाई देता हूँ। मार्केट आउटलुक डेली में हमने ये देखो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में तो हम बात करते ही हर रोज कि कहाँ रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ किरण सर ने देखिए बैंक निफ्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रेड फॉन्ट में लिखा है। अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको मार्केट के बारे में पूरा अंदाजा आ गया होगा। दोस्तों, निफ्टी की मैं बात कर रहा था। अगर मैं निफ्टी की तरफ देखूं, देखो ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के बाद एक बहुत ही बेहतरीन अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अगले हफ्ते की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, देखिए एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये जो एक अच्छा खासा रैली हमने देखा पिछले 2 हफ्ते से, आप मेरा वीकली वीडियो पिछले 2 हफ्ते के जाके देख सकते हो। मैंने कहा था साइडवेज मूवमेंट होगा और उसी तरह से साइडवेज मूवमेंट हमने पिछले 2 हफ्ते में देखा।
फ्राइडे के दिन दोस्तों एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलने की एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई है। यहाँ पे अगले हफ्ते में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब तक हम 19,300 के ऊपर है बुलिश मोमेंटम जारी ही रहेगा, ऐसे चार्ट के ऊपर संकेत दिखाई दे रहे हैं। रेजिस्टेंस की बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम अभी एक ओपन स्काई टेरिटरी में आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बुलिश मोमेंटम जारी रह सकता है जब तक हम 19,300 के ऊपर है। ये फॉर्मेशन जो अभी टेक्निकली चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है उसके आधार पर हो सकता है कि हमें 19,800 19,950 यानी करीब करीब 20,000 के आसपास जाने के संकेत चार्ट के ऊपर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये मेरा व्यू जो है, ये व्यू तब तक कायम रहेगा जब तक हम 19,300 के ऊपर हैं। उसके साथ साथ हमें और एक चीज़ का ध्यान रखना है चाहिए, PCR पुट कॉल रेशो। देखो दोस्तों, जब मार्केट साइडवेज होता है या बेरिश ट्रेंड में होता है तो पुट कॉल रेशो का जो रेंज होता है वो जनरली 1.4 तक होता है, लेकिन जब मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में आता है तो पुट कॉल रेशो PCR का जो रेंज है वो चेंज होता है, वो 1.5 1.6 तक जाता है। तो हमें PCR की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और जब जब हम 1.4 के ऊपर निकलेंगे, 1.5 1.6 तक जाएंगे, वहां पे हमें प्रॉफिट बुक करने की मौके ढूंढने चाहिए। और जब जब पुट कॉल रेशो 1 से नीचे आना चालू होगा वहां पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि ये टिपिकल अप ट्रेंड है। अभी ये हो गया, मैंने टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दिया। तो दोस्तों अभी चेक करते हैं हम ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी का। दोस्तों ये रहा निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा 20 जुलाई की एक्सपायरी का। अगर मैं पहले कॉल साइड देखता हूं, इफ आई लुक एट कॉल साइड फर्स्ट, 19,600 पे करीब करीब 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, 19,700 पे 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है और सीधा 20,000 पे 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन, 23,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। इसका मतलब थोड़े थोड़े इंटरवल पर रेजिस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? जनरली जब हम एक अच्छे ब्लू स्काई टेरिटरी में जाते हैं तो स्टैगर्ड लेवल में हमें सेलिंग होता हुआ दिखाई देता है। तो टेक्निकली मैं मानता हूं कि ऊपर की तरफ के लेवल्स को हम छोड़ देंगे, बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा। अगर मार्केट में एक छोटा करेक्शन आता है तो खरीदारी करने के मौके ढूंढेंगे और उसके लिए हम PCR की हेल्प लेंगे। अभी मैं पुट साइड की बात कर रहा हूं। दोस्तों पुट साइड में देखिए, 19,500 अगर मैं देखता हूं तो करीब करीब 2 लाख, लेकिन हम अभी 19,560 यानी 60 पॉइंट्स दूर है यहाँ से। इसके लिए मैं डेफिनेटली 19,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। लेकिन टेक्निकली मैं देखूंगा तो 19,300 ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा अगले हफ्ते के लिए। बीच में अगर मैं देखता हूं तो 1,76,000 भी है 19,400 के ऊपर, लेकिन मैं थोड़ा इंक्लाइंड हूँ टेक्निकल व्यू के ऊपर, इसलिए मेरा कन्विक्शन जो रहेगा 19,300 के ऊपर ही रहेगा। दोस्तों अभी बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं, अगर आपको याद होगा मैंने पिछले वीकली वीडियो में ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी, आपको दिखाई थी ड्रॉ करके, और मैंने स्पेसिफिकली ये कहा था कि बैंक निफ्टी में ये एक छोटा करेक्शन जो आता है वो इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा। क्योंकि क्या होता है, मैंने उस वक्त ये कहा था ब्रेकआउट के बाद जनरली वो ट्रेंड लाइन टेस्ट होती है और उसी तरह से ट्रेंड लाइन टेस्ट होती हुई नजर आई है। अगर मैं कंपैरिजन करूं निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो निफ्टी थोड़ा ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। बैंक निफ्टी में हमें एक बार रिव्यू लेना चाहिए। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, मैं मानता हूं एक अच्छा खासा बाउंस बैक आने की संभावना है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है और बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे टिका रहता है तो बैंक निफ्टी में भी एक करेक्शन आ सकता है, और इस करेक्शन के कंफर्मेशन का जो लेवल रहेगा मोटा मोटी 44,500, ये अहम लेवल रहेगा। इसके नीचे अगर 44,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलता है और वहाँ पे सस्टेन करता है
तो करेक्शन और बढ़ेगा और उस करेक्शन में खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं। ये हुआ मेरा टेक्निकल व्यू। ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूं तो 45,500 ये अहम लेवल रहेगा। इसके ऊपर बुलिश मोमेंटम और स्ट्रेंथ उसमें आती हुई नजर आ जाएगी। अभी हम चेक करेंगे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। 20 जुलाई का बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा अगर मैं पहले कॉल साइड देखता हूँ, लेट्स लुक एट कॉल साइड। 45,000 के ऊपर करीब करीब 1,10,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, यानी 45,000 के ऊपर एक छोटा सा रेजिस्टेंस हमें दिखाई देगा। और उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो उतना कन्विक्शन वाला कोई लेवल इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम 45,000 को क्रॉस करते तो 45,500 ये हमारा लक्ष्य बैंक निफ्टी में होगा। अगर मैं पुट साइड देखता हूँ, पुट साइड में 44,800, 44,700 एंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर मैं देखता हूं तो दोस्तों वो है 44,500। यानी टेक्निकल व्यू और ऑप्शन चेन डेटा दोनों यहाँ पे मैच होते हुए नजर आ रहे हैं। सेक्टर्स दोस्तों, सेक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत सारे सेक्टर्स मैंने देखे। पिछले हफ्ते में जितने समय मैंने मीडिया एक ही सेक्टर दिया था, उसके पिछले हफ्ते में मैंने जितने सारे सेक्टर्स के बारे में आपके साथ चर्चा की थी, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस उन सेक्टर में देखने को मिला। और सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला फ्राइडे को आईटी स्टॉक्स में, राइट। तो अगर हम सेक्टर्स की अलग अलग बात करें तो मैंने अभी 3 सेक्टर्स के ऊपर मेरा ध्यान रहेगा। डेफिनेटली पहला जो रहेगा वो रहेगा निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी का अगर निफ्टी आईटी का मैं चार्ट देखता हूं दोस्तों तो देखिए बहुत ही बेहतरीन रैली हमने पिछले हफ्ते में देखी है। मैं मानता हूं ये रैली कंटिन्यू होने की पूरी संभावना है, तो आईटी स्टॉक्स के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। मैंने निफ्टी मीडिया के बारे में बोला था आपको। निफ्टी मीडिया ये भी जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स है, वो इंडेक्स भी अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। देखो पिछले हफ्ते में मैंने ये कैंडल आपको दिखाई थी और बोला था कि एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिलेगा। कुछ कंसोलिडेशन हुआ और वापस ऊपर की तरफ निकला है, तो मीडिया स्टॉक्स की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। एंड फाइनली निफ्टी कंजम्पशन। निफ्टी कंजम्पशन अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे आपको ना एक लेवल की तरफ ध्यान देना चाहिए और वो लेवल रहेगा 8475। अगर निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स 8475 के ऊपर निकलता है तो सारे कंजम्पशन स्टॉक में बेहतरीन रैली देखने को मिलेगी। तो अगले हफ्ते में इस इंडेक्स के ऊपर ध्यान दो। दोस्तों बात करते हैं कमोडिटीज। पिछले हफ्ते में मैंने गोल्ड, सिल्वर, क्रूड तीनों कमोडिटीज पे टारगेट्स जो दिए थे, तीनों के तीनों टारगेट्स अचीव हुए। गोल्ड में 73,000 का फर्स्ट टारगेट दिया था, वो अचीव हो गया। बहुत ही बेहतरीन रैली उसके बाद भी गोल्ड में दिखाई थी। सिल्वर में मैंने 73,000 का टारगेट दिया था, सिल्वर का टारगेट अचीव हुआ। गोल्ड में मैंने 59,500 का टारगेट दिया था, वो भी अचीव हुआ। क्रूड में मैंने 6,200 का टारगेट दिया था, वो भी अचीव हुआ। अभी आगे क्या करना है, अगर आपने पोजीशन ली है, हमारा वीकली वीडियो देख के अगर आपने पोजीशन ली है तो गोल्ड में आपको अभी क्या करना चाहिए। ये रहा गोल्ड का चार्ट। 59,500 का लेवल हमने टेस्ट किया है यहाँ पे, करीब मतलब 40-60 पॉइंट्स वहाँ से हम दूर थे। अप्रॉक्सीमेट टारगेट अचीव हो चुका है। अभी अगर आपकी पोजीशन लॉन्ग है तो आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ये लॉन्ग पोजीशंस कंटिन्यू करनी है। और गोल्ड के लिए मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 59,100 का रहेगा। सिल्वर की अगर मैं बात करता हूं तो सिल्वर का अपना जो टारगेट था उसके बहुत ऊपर हम निकल चुके हैं। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है बने रहे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 75,100 का। ये स्टॉप लॉस आपको मॉनिटर करते रहना है और जैसे जैसे सिल्वर का प्राइस ऊपर जाता है आपको ये स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। क्रूड की अगर मैं बात करता हूं तो क्रूड में भी एक बहुत ही बेहतरीन रुझान हमें देखने को मिला। मैंने 6,200 का टारगेट दिया था, वो अचीव हो चुका है। और अभी के लिए जो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 6,100 के आसपास आपका होना चाहिए। वर्ल्ड इंडाइसेस, मैंने वर्ल्ड इंडाइसेस में दोस्तों डाउ जोन्स का जो टारगेट दिया था वो भी अचीव हुआ है। मैंने आपको टारगेट जो पिछले हफ्ते में दिया था वो अचीव होने के बाद अच्छा खासा ऊपर का रुझान मिला। अभी डाउ जोन्स के ऊपर आपको चार्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन जोन के हम ऊपरी स्तर पर आ चुके हैं। अभी आज का अगर मैं क्लोजिंग देखता हूं तो 34,509 करीब 100 पॉइंट के ऊपर अभी बंद हुआ है डाउ। यानी
34,500 के आसपास का क्लोजिंग है। और ये जो कंसोलिडेशन है उसका लेवल जो है वो राउंड फिगर अगर मैं पकड़ता हूँ तो 34,700 है। अगर ध्यान से सुनो, अगर डाउ का क्लोजिंग 34,700 के ऊपर निकलता है, एक बेहतरीन ब्रेकआउट डाउ में देखने को मिल सकता है। नैस्डैक की अगर मैं बात करता हूं, चार्ट दिख रहा है आपको, ये एक अच्छा खासा पेनेंट पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिल चुका है। वापस एक बार ध्यान से सुनिए, जनरली ब्रेकआउट के बाद थोड़ा ऊपर जाके रिट्रेस होता है, उसी लेवल को टेस्ट करता है और फिर तय होती है फाइनल डायरेक्शन। तो आपको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, वापस हम इसको टेस्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन जैसा माहौल बनता है, लोगों के दिमाग में थोड़ा सा अनसर्टनिटी की वजह से यहाँ पे टग ऑफ वॉर होता है बुल्स और बेयर्स के बीच में, और उसके बाद फाइनल डायरेक्शन तय होती है। तो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा नैस्डैक के लिए वो रहेगा 13,850। थोड़ा डीप डाउन है 13,850, ये ब्रेकआउट लेवल रहेगा, ये वापस टेस्ट हो सकता है और उसके बाद फाइनल डायरेक्शन तय हो सकती है। एंड S&P अगर मैं देखता हूँ S&P 500, तो S&P 500 भी सेम जैसे नैस्डैक का चार्ट है वैसे उसी इसका भी चार्ट है। ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, हमें यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। फाइनल डायरेक्शन का जो लेवल रहेगा वो 4450 रहेगा S&P 500 के लिए। USD INR करेंसी, अगर आपको याद होगा, मैं वापस आपके लिए वो लाइंस ड्रॉ करके रखता हूँ, और मैंने हर बार ये आपको बताया है एवरी टाइम कि ये ऊपर का लेवल और ये नीचे का ट्रेंड लाइन। देखो, पिछले हफ्ते में हमने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया और वापस इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने आ गया। एक रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच करता है, और मैंने कहा था 81.80, इसके नीचे अगर रुपया निकलता है तो रुपए की ताकत बढ़ेगी। मैं उसी व्यू पे कायम हूँ। ऊपर की तरफ की अगर मैं बात करता हूँ तो ऊपर की तरफ का जो लेवल है वो 82.80, पिछले हफ्ते का जो व्यू है वो सेम है, और उसी हिसाब से मूवमेंट हम रुपए में भी देख रहे हैं दोस्तों। पुट कॉल रेशो, अभी ये PCR जो है, ये देखो, ये पुट कॉल रेशो का शीट, फ्राइडे का PCR है 1.32। इनिशियली मैंने आपको बताया था कि ये जो पुट कॉल रेशो होता है 1.32, अभी 1.4 जब पहले आता था तो हम कहते थे कि यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। और मैंने अभी आपको ये बताया इस वीकली वीडियो में कि आपको ये जो रेंज है ये थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी। 1.4 नहीं, 1.5, 1.6 करीब आने के बाद हमें थोड़े प्रॉफिट बुकिंग के मौके ढूंढने चाहिए। और जब पुट कॉल रेशो 1 के नीचे आएगा तो आपको खरीदारी करने के मौके ढूंढने, स्टैगर्ड वे में आपको धीरे धीरे इसमें डाल देना चाहिए। अगर आपके पास बड़ा पोर्टफोलियो है, हाँ, बड़े पोर्टफोलियो से याद आया कि अगर आपको पोर्टफोलियो के ऊपर 2.5 to 3% हर मंथ आपको डिविडेंड जैसा कुछ तो एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो हमारे इन्वेस्टर हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपका जो पोर्टफोलियो है, अगर आपको उस पोर्टफोलियो में कुछ खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं तो आपको चार्ट के साथ साथ निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी देखना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो हम ये पुट कॉल रेशो का जो शीट है आपको भेज सकते हैं। आप info@kiranjadhav.com पे ईमेल कर सकते हो कि आपको ये शीट चाहिए। आप क्या करेंगे, ये शीट अपने आप रोज अपडेट करते जाओगे। हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट के होम पेज पर हम आपको ये पुट कॉल रेशो दिखाते रहते हैं। रोज 3:30 बजे का जो पुट कॉल रेशो है वो इस शीट में अपडेट करते रहो, इस एक्सेल शीट में, और ऑटोमेटिकली उसका चार्ट भी आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी बात करते हैं, हाँ, अभी मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी भी बताने वाला हूँ कि कौन से टर्मिनोलॉजीज के बारे में लोगों ने सवाल पूछा, और मैं एक टर्मिनोलॉजी रैंडमली मैंने सिलेक्ट की है और उस टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ अगले हफ्ते के इवेंट एक्सप्लेन करने के बाद। दोस्तों, अगले हफ्ते में कौन से इवेंट हैं? अहम इवेंट बहुत कम है, टोटल 5 इवेंट्स हैं। 17 जुलाई को चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आने वाला है।
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की डेटा की वजह से हमें ये पता चलता है कि चाइना का इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है अगर वो बढ़ता है, इसका मतलब इकोनॉमी में अच्छा खासा एक पहल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी दिन चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट भी अनाउंस होने वाला है। 17 जुलाई चाइना का दिन है। दो इवेंट है, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और जीडीपी ग्रोथ रेट उनका अनाउंस होने वाला है। 18 जुलाई को एक ही इवेंट है, यूएस का रिटेल सेल्स डेटा आने वाला है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेटा होते हैं जो बहुत इंपैक्ट डाल सकते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो उसकी तरफ ध्यान होना चाहिए। और 19 जुलाई को दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहेंगे। एक रहेगा यूके का एक इन्फ्लेशन रेट, ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट क्या है वो डेटा अनाउंस होने वाला है। और उसके साथ साथ यूएसए का बिल्डिंग परमिट्स का डेटा आने वाला है। दोस्तों, ये जो बिल्डिंग परमिट्स है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ऐसी जो टर्मिनोलॉजीज होती है, हमने हमारे इंस्टा के रील जो हमने बनाए हैं, अगर आपने हमारा इंस्टा पेज फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा का पेज फॉलो कीजिए। अगर आपने यूट्यूब फॉलो नहीं किया है, यूट्यूब पे अभी मैंने एक नया सीरीज चालू किया है, ऑप्शन सीरीज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे में पार्ट्स करते जाऊंगा, जो इंस्टा पे भी मैं डालने वाला हूँ और यूट्यूब पे भी मैं डालने वाला हूँ। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरण जाधव नाम का यूट्यूब चैनल है, उसे जाके आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों, ये था अभी तक का वीकली वीडियो। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक टर्मिनोलॉजी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हेजिंग क्या होता है। हेजिंग का मतलब बेसिकली स्टॉक मार्केट में अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, कैश सेगमेंट, डेरिवेटिव सेगमेंट। तो डेरिवेटिव सेगमेंट में जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव है हेजिंग करना। हम उसको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट उनको हम बना चुके हैं। लोगों को फ्यूचर में ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है, लेकिन बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव होता है हेज करना अपना पोर्टफोलियो। तो ये हेज करने का मतलब क्या है? अभी इमेजिन करो कि आपका 10 लाख रुपए का स्टॉक में पोर्टफोलियो है। 10 लाख का पोर्टफोलियो है और आपका मार्केट के ऊपर का व्यू है कि यार मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है, लेकिन वो पोर्टफोलियो आप बेचना नहीं चाहते। अगर आप नहीं बेचते और मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन आता है तो आपका पोर्टफोलियो डेप्रिशिएट होगा। अगर पोर्टफोलियो डेप्रिशिएट होता है यानी आपका लॉस होगा। तो ये पोर्टफोलियो के सामने ऐसा कुछ तो इंस्ट्रूमेंट आपके जेब में होना चाहिए जो इधर पोर्टफोलियो में जो लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट आपको उस इंस्ट्रूमेंट में हो, यानी आपने आपका पोर्टफोलियो हेज किया है। अभी ये जो हेजिंग करना होता है उसका कुछ कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन क्या होता है? आपका जो पोर्टफोलियो है उसका बीटा कितना है। अब ये पोर्टफोलियो का बीटा क्या होता है? सिंपल है, आपको पोर्टफोलियो जो है आपका उसको कंपेयर करना है निफ्टी के साथ। एक महीने में 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी 31 जनवरी निफ्टी ने अगर 1% का मूवमेंट दिया तो आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू कितने परसेंट से बढ़ा, ये कंपैरिजन आपको करना है। और उस कंपैरिजन को आप कहेंगे पोर्टफोलियो का बीटा। यानी निफ्टी 1% बढ़ गया और आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो का जो वैल्यूएशन है वो 1.5% बढ़ा। यानी जनवरी महीने का आपका पोर्टफोलियो का बीटा था 1.5। ऐसा फरवरी महीने का, ऐसा मार्च महीने का। मार्च में निफ्टी कितना ऊपर गया या कितना नीचे गया और आपका पोर्टफोलियो कितना परसेंट नीचे आया। ऐसे कम से कम 6 महीने का बीटा निकालो और उसका एवरेज निकालो, वो रहेगा आपके पोर्टफोलियो का बीटा। फिर आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल वो आया 1.2, एवरेज निकाला आपने, वो बीटा आया 1.2। तो फिर आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 10 लाख इंटू बीटा 1.2। तो जो वैल्यू मिलेगा आपको उतने वैल्यू में आप निफ्टी फ्यूचर्स के या फिर निफ्टी ऑप्शंस, अगर 19,500 ये निफ्टी का वैल्यू है इनटू 50 शेयर्स लॉट साइज, यानी वो वैल्यू एक लॉट का हुआ। मैं प्रीमियम की नहीं बात कर रहा हूं, मैं स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूं। स्ट्राइक प्राइस इनटू लॉट साइज, ये एक वैल्यू आता है एक ट्रेड का।
तो एक ट्रेड के वैल्यू के सामने आपके पोर्टफोलियो का जो वैल्यूएशन आपने निकाला बीटा कैलकुलेट करके, कितने लॉट आपको लेने चाहिए? समझो 3 लॉट लेने चाहिए। तो आप 3 पुट बाय करेंगे। यानी अगर आपके व्यू के हिसाब से मार्केट में अगर फॉल आया, करेक्शन आया, तो आपने 3 पुट बाय किए हैं, तो वहां पे आपको मुनाफा होगा। यानी जितना इधर लॉस हो रहा है उतना उधर आपको मुनाफा होगा, यानी आपका पोर्टफोलियो हेज हो गया। आई होप कि ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसी तरह से हम आपको गाइड करते रहेंगे, क्योंकि किरण जादव एंड एसोसिएट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा टैगलाइन है पढ़कर, समझकर, निवेश कर। दोस्तों ढेर सारा प्यार मिल रहा है, ढेर सारे कमेंट मिल रहे हैं, लेकिन मुझे और कमेंट्स चाहिए। क्या जानना चाहते हो आप हमसे? ऐसी कौन से टर्मिनोलॉजीज और जानना चाहते हो? कौन से स्टॉक्स है जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए? आप हमें पूछ सकते हो। हम हमेशा आपको गाइड करने की कोशिश करते रहेंगे। इस हफ्ते के लिए इतना ही दोस्तों, अगले हफ्ते वापस मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।